IND24 के विशेष कार्यक्रम सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है राजनीति में विरासत या विरासत की राजनीति, परिवारवाद, जो आज कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी मौजूद हैं और विरासत में राजनीति को जिन्होंने एक नए सिरे से हवा दी है वो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह खुद इस चर्चा में मौजूद हैं। सर, आपका एक बयान आया है कि राजनीति जो विरासत में मिल रही है वो शिवराज जी अपने पुत्र की लॉन्चिंग कर रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह जी बीच बीच में एक बात करते हैं कि फ्यूडल है, हम जैसे लोगों को फ्यूडल सामंतवादी बोलते हैं। सामंतवादी पैदाइश से नहीं होता, वो व्यवस्था से हो जाता है। मेरा तो आरोप ये है कि 10-11 साल शिवराज सिंह जी जो एक तरफा सरकार चला रहे हैं वो उनके एटीट्यूड में अब सामंतवादी शाही आ गई है। अब आ गया है, अब आ गया है। वो एटीट्यूड से होता है। आज के युग में कोई सिर्फ पैदाइश से फ्यूडल नहीं है, एटीट्यूड से है। और जिस हर चीज़ में कि मैं शिवराज, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये जो भावना एक राजनीति में आ गई है वो गलत है। और उससे जुड़ा हुआ सवाल लॉन्चिंग का है। जो नर्मदा या सेवा यात्रा के दौरान उनके पुत्र कार्तिक आते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं वो यात्रा तो राजनीति से दूर है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। शिवराज सिंह जी कोई चीज़ गैर राजनीतिक नहीं करते हैं, ये बात सबको मालूम है। यदि जितने साधु संत महात्मा सबको बुलाया गया है, ये ठीक है कहने के लिए कि मैं गैर राजनीतिक रूप से, समाज सेवा के रूप से, लेकिन इन लोगों को वो भी पहलू दिखाएं जो नर्मदा जी में हो रहा है। सिर्फ शाम को एक कार्यक्रम करके और वाहवाही लूटना उचित नहीं है। माने आप कह रहे हैं कि हिडन एजेंडा कुछ और है। शिवराज जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हो? अजय जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकारी पैसे का आप एक पर्सनल ब्रांडिंग में आप उपयोग करते हैं, कहीं आपको नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव की तैयारी के तौर पर इस यात्रा को गढ़ा गया है? क्योंकि 16 जिले कवर हो रहे हैं। एक बड़ा नर्मदा की पट्टी वो इलाका है जहां कांग्रेस का बड़ा आधार वोट बैंक रहा है। आज भी नर्मदा की इस पट्टी में कांग्रेस के पर्याप्त संख्या में विधायक हैं। तो कहीं इस तरह तो एक बड़ा पोलराइजेशन गढ़ने की कोशिश अभी से की जा रही हो? मैंने तो पहले कहा, शिवराज सिंह जी बिना राजनीति कोई निर्णय लेते नहीं। और ये पूरी यात्रा, चाहे वो कितना भी कहें, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है। 100 से ज़्यादा विधानसभा कवर हो रही है इसमें, 102 या कुछ हो रही है। जी। और पूरा तैयारी सिर्फ उसके लिए है। लेकिन इसमें जो सरकारी पैसा भी खर्च हो रहा है और इतने सारे अतिथि लोगों को बुलाकर एक वातावरण बनाने की जो कोशिश की जा रही है कि जैसे वो सब पक्ष में हैं एक चीज़ के लिए। उनको नहीं मालूम, आज श्री रविशंकर जी को नहीं मालूम कि रेत का अवैध उत्खनन वहाँ हो रहा है। बाबा रामदेव को नहीं मालूम, बाबा रामदेव को नहीं मालूम कि वहाँ और दूसरी हालत क्या है। लेकिन सर एक सवाल, अब सिर्फ बचे हैं सिर्फ पोप। मेरे ख्याल से उनको भी बुला ले तो पूरा काम हो गया। मुद्दा परिवार में राजनीति का था, लेकिन सर एक सवाल उठ रहा है। आप दोनों के बीच में एक व्यक्ति दोनों की आस्था का केंद्र बिंदु है, वो है आदरणीय अवधेशानंद जी। तो क्या आप अपनी बात उनके मार्फत, वो भी तो ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से मध्य प्रदेश के बन गए हैं, उनके मार्फत ये बात शिवराज तक नहीं पहुंच सकती है? क्योंकि उनकी बात तो वो मानते हैं। मेरे संबंध स्वामी अवधेशानंद जी से सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म है और कथा के रूप में है। मैं उनको संत मानता हूँ, लेकिन उनसे मैं कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करता हूँ। लेकिन इस पूरे यात्रा में जितने भी साधु संत महात्मा और एक्टर और सब लोग आए होंगे, मैं उनको पत्र जरूर लिख के और पूरी चीज़ जो वहाँ हो रही है उसकी जानकारी जरूर। सियासत ज़्यादा है सर, उस मुद्दे पर आ रहे हैं जिसमें जो चर्चा करना चाहते हैं कि परिवारवाद राजनीति में। सर, आपसे बेहतर इसको कौन परिभाषित कर सकता है? आप भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, संघर्ष के साथ सामने आए थे या वाकई में उस खानदान से ताल्लुक था और संयोग था कि राजनीति में आ गए? देखिए, मैं जब पढ़ के आया था तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी राजनीति में। यही भोपाल की पढ़ाई थी आपकी? मैं दिल्ली में पढ़ा था जी।
और इत्तेफाकन था कि पहला चुनाव में एक उपचुनाव में आया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि पिताजी जब राज्यपाल बना के गए, उसके राज्यपाल की शपथ ली, उसके चौथे दिन चुरहट का चुनाव घोषित हो गया। मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, मुख्यमंत्री को हटाकर राज्यपाल बनाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो भी सर्वे किया हो, राजीव गांधी जी ने मुझे बुलाया, वोरा जी चीफ मिनिस्टर थे, दिग्विजय सिंह पीसीसी अध्यक्ष थे, ये दोनों मुझे लेके उनके कमरे में पार्लियामेंट हाउस ले गए और उन्होंने कहा हम आपसे कुछ और नहीं सुनना चाहते, यू हैव टू कॉन्टेस्ट। आदेश था। मैंने कहा साहब मुझे राजनीति करनी नहीं, मुझे कोई दूर दूर से इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सीट चली जाएगी, बदनामी होगी। मैं उस आधार पर चुनाव लड़ा हूँ पहला। और आपको ये भी बता दूं, आंकड़े हैं, 1 महीने पहले चुनाव हुआ था, मेरे पिताजी 45,000 वोट से जीते थे। उतने ही मत पड़े, मैं सिर्फ 19,000 से जीता। भाई जनता भी दुखी थी कि क्यों उनके प्रतिनिधित्व को ले गए। तो स्वाभाविक है, मैं पहला चुनाव बहुत कठिन तरीके से लड़ा था। तो ये जो स्थिति बनी थी सर, पिताजी की सहमति तो बाद में ली ही होगी राजीव गांधी ने या दिग्विजय सिंह ने? पिताजी की सहमति नहीं ली थी, ये भी बता दें। यानी सिर्फ आपको सूचना दी गई थी, एक निर्देश दिया गया था? पिताजी से उन्होंने कहा कि आप कहिए उससे चुनाव लड़े। तो उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों को इस तरह से नहीं बड़ा किया है कि मेरे कहने पर वो करेंगे, आपको लड़ाना तो खुद बुला के बात कर ली। यानी सिर्फ लाके उन्होंने नेतृत्व से कहा और नेतृत्व ने आपको सीधे तौर पर निर्देशित किया कि आपको राजनीति में आना है। अब जैसे मुझे सतना लड़ाया गया, मैं सीधी चुनाव चाहता था लड़ना लोकसभा का। सोनिया जी ने फ़ोन किया कि हमें आपके अलावा कोई है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, आदेशित किया गया। मैं तो आराम से घर बैठा था कि अनाउंस हो गया सीधी किसी और के लिए, चलो विधायक है ही है। जब आदेश हो जाए नेता का, पालन करना पड़ता। सर बात आपकी जो आपने बताई है सर, ये जो किसको कहेंगे पैरासूट से जो लॉन्चिंग हो जाती है, जैसे वर्तमान में 2 उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे वो माधवगढ़ हो, वहाँ भी परिवारवाद है और यहाँ पर भी आपके अटेर में भी परिवारवाद है। तो क्या ये सब वाकई में ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, अंतिम लक्ष्य जीत होता है या फिर कोई विकल्प नहीं रह जाता है? वास्तव में मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी में भला ही प्रजातंत्र हो, लेकिन आज भी राजतंत्रात्मक पितृसत्तात्मक प्रजातंत्र है। परिवार की जो परंपरा को आप इरोड नहीं कर सकते हैं। परिवार की अपनी एक लीगेसी होती है और एक प्रशिक्षण होता है, और उसके कारण से कई बार आपको ना चाहते हुए वो फैसले लेना पड़ते हैं जो प्रैक्टिकली आपको बहुत पॉसिबल होते हैं, क्योंकि एक राजनेता का पुत्र पहले से भी कई बार सहज होता है संपर्कों में, संबंधों में, और उसे बहुत सी चीज़ों का भान होता है। तो मुझे लगता है कि ये 2 कारण अगर वर्तमान संदर्भों में देखे जाएं, चाहे अटेर में हेमंत का हो या ज्ञान सिंह के बेटे का वहाँ पर हो, ये पारिवारिक कारणों से हुआ है। लेकिन हर पार्टी को कम से कम ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नया कार्यकर्ता है, जो नया व्यक्ति है, वो उसको भी कहीं ना कहीं स्पेस मिलती रहे। सर बीजेपी ये जो बात आपने कही कि अटेर में उनके मृत्यु के बाद चुनाव हो रहा है, तो ये जो आप व्याख्यान किया उसमें थोड़ा लगता है कि हेमंत के लिए ठीक है। मैं बांधवगढ़ में, वहाँ का आदिवासी कहता है कि 40 साल से ज्ञान सिंह जी हैं, तो हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा आदिवासी नहीं मिल रहा। आपका कहना सही, लेकिन दोनों के संदर्भ अलग है। हाँ, यहाँ मृत्यु हुई है, हाँ, एक सिंपैथी वेव है, और वहाँ एक आपका लगातार केंद्रीकृत व्यवस्था है कि परिवार से बाहर जाने की जगह नहीं है। तो मेरा जो व्याख्या है बांधवगढ़ की जाने वाली जगह है, लेकिन जाना नहीं चाहते, ये भी है वहाँ चर्चा का विषय। हाँ, लेकिन आप जैसे राजनेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में नई धाराओं का सृजन किया है, मुझे लगता है राजनीति में भी आपने एक बहुत ही एक सौम्य राजनीति के प्रतीक आप रहे हैं। जब आप दिग्विजय सिंह जी के साथ मंत्री थे, एक अलग किस्म के मंत्री के तौर पर, तो आपको नहीं लगता कि कहीं नई धाराओं का सृजन होना चाहिए, लोगों को अवसर मिलना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या फिर मध्य प्रदेश में। क्या लगता है सर कि अगले चुनाव में, खासतौर से जो भाजपा में और कांग्रेस को देखा जाए, तो जैसे कांग्रेस है सर, अहम पदों पर आप हैं, आप भी कहीं ना कहीं परिवार की राजनीति से आगे बढ़ के आए। अरुण यादव जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी संयोग कहें या जो भी कहें कि वो भी राजनीति से उनको विरासत में मिली है।
बीजेपी के मंत्रिमंडल पर नज़र डालें तो चाहे विश्वास सारंग हो या फिर दीपक जोशी हो, ये सब वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इन आरोपों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो परिभाषा क्या करेंगे सर कार्यकर्ताओं के लिए, इसमें क्या संदेश छिपा है? क्या वाकई में परिवार से जुड़े हों उसको महत्व मिलेगा या कार्यकर्ताओं के लिए अभी कोई गुंजाइश है? नहीं, कार्यकर्ताओं की गुंजाइश है। इक्का दुक्का ऐसे जगह हो जाते हैं जो दूसरी तरह से निर्णय हुए हों, लेकिन अभी भी दोनों पार्टियों में गैर परिवार के अलावा भी लोग उभर के आते हैं। सर दिल्ली में एक गाइडलाइन, जैसे 5 राज्यों के चुनाव के बाद में दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने कहा है कि जो वर्तमान कांग्रेस के पार्षद थे, चुनाव वो नगर निगम का है कि वहाँ पर कोई पार्षद को टिकट नहीं मिलेगा और उसके रिश्तेदार को भी नहीं मिलेगा। इसमें कुछ संकेत देख रहे हैं क्या? देखिए बड़े-बड़े नेता उस चुनाव में जा रहे हैं जिसमें कई चीफ मिनिस्टर हैं और राष्ट्रीय स्तर। देखिए राकेश जी, हिंदुस्तान की राजनीति अपनी परिवर्तन की सिराओं पर खड़ी हुई है। लोग अपनी स्थापित व्यवस्था से आगे निकलना चाहते हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है या फिर एक प्रो इनकम्बेंसी। आप इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग आपको बार बार आपका राज तिलक करना चाहें। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को थामने के लिए, क्योंकि वो इलाका है आपका इलाका है, आपने विधानसभा में बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है उसको थामने के लिए नए चेहरे देने की कोशिश की है और एक नई राजनीति को गढ़ने की कोशिश की है। लेकिन जब एक साथ आप लोगों को हटाते हैं तो उसके खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर्जरी में अगर आप धीरे धीरे एक निकालें तो आप बहुत इनका अपना व्यक्तिगत जनाधार भी रहता है, परिवार के प्रति वो आपको डैमेज कर सकते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं। तो दुधारी तलवार पर चलना है, अगर सफल हुए तो ठीक है और अन्यथा एक प्रयोग धराशायी हो जाएगा। तो सर कांग्रेस में क्या संभावनाएं देख रहे हैं? कांग्रेस के खट्टे मीठे खट्टापन थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, 13 साल हो गए विपक्ष में, ऐसा कौन सा फार्मूला है सर? आप एक अहम पद पे बैठे हैं कि कांग्रेस का कायाकल्प संभव हो। बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं परिस्थितियों पर। चुनाव आखिरी के 6-7 महीने के व्यवस्था पर होता है। आज से लेके अगले 18 नवंबर में चुनाव है, समय बहुत बलवान है। कौन सी चीज़ हो जाए, क्या घटना हो जाए, वो भी एक मायने रखती है। और दूसरा एक एंटी इनकम्बेंसी भी है और उसका भी यदि कांग्रेस सही तरीके से बुना ले तो लाभ मिलेगा। वो सही तरीका क्या हो सकता है सर कांग्रेस बुना पाए? देखिए, अगर आपको जन आक्रोश को चैनलाइज करना पड़ेगा और चैनलाइज करने के लिए आपका संगठन होना चाहिए। दरअसल कार्यकर्ता आपका व्हीकल होता है। अगर आपका संगठन मौजूद है, आपके नेता की ख्याति मौजूद है, मैं 2003 के साथ आपको कोरिलेट उमा भारती जी का देखिए क्या सिर्फ एक व्यक्ति ने, बस एक व्यक्ति ने, तो उन्होंने अपने आप को विकल्प के तौर पर खड़ा किया था कि वो मैनेज नहीं हो सकती हैं। बाकी सारे नेताओं के बारे में कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह से कहीं ना कहीं वो मैनेज होते हैं। दरअसल आपको साबित करना पड़ेगा कि सत्ता के साथ आप मैनेज नहीं हो सकते हैं, आप विकल्प दे सकते हैं। आपका उदाहरण भी इस बात का दिल्ली में प्रतीक है। मोदी जी एक बड़े राजनीतिक व्यूह रचना के प्रतीक हैं। वास्तव में उनकी उपस्थिति और उनका जो विकास है वो 15 सालों की संरचना का विकास है। भले उनकी आज मौजूदगी हुई हो, लेकिन उसके पीछे धीरे धीरे राकेश जी उन्होंने अपने आप को देवन से खड़ा करना चालू किया है। गुजरात के मित्र मेरे कहा करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि एवरीवन इज आंसरेबल टू द नरेंद्र मोदी। उस समय कहा करते थे, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा था, फ्रॉम पटवारी टू द कलेक्टर, बोले हमारे मंत्री का कोई मतलब नहीं है। तब कहा करते थे। मुझे लगता है एक बड़ी दीर्घ रचना के प्रतीक है मोदी जी। मोदी जी ने एक सुगठित रचना को अपने आप को ढाला है और इस रचना में राष्ट्रवाद के साथ में जो कॉर्पोरेट कल्चर की जो एक प्रबंधन की युति बनी है उसके प्रतीक है मोदी जी। मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति का एक बड़ा इतिहास है, बड़ा पन्ना है। सर आपने एक नाम लिया अभी, उमा भारती, 2003 में एक चेहरा था, उन्होंने ध्वस्त किया कांग्रेस को, सेटिंग नहीं हुई, उस चीज़ों से बाहर निकाला। कांग्रेस में वो चेहरा कौन हो सकता है? उमा भारती या नरेंद्र मोदी से तुलना भले ही ना हो, लेकिन वो जो आपने हमेशा कहा है कि धंधे पाने से कार्यकर्ता कांग्रेस के उसमें इन्वॉल्व ना हो, दूर रहें उससे, वो चेहरा कौन हो सकता है सर जो उमा भारती भले ना हो, नरेंद्र मोदी ना हो, एक नया आयाम स्थापित करे? चेहरा कोई सा भी उभर सकता है, जरूरी नहीं मैं आज नाम लूँ कौन सा चेहरा उभर जाए। लेना भी नहीं चाहिए आपको एक्चुअली। जहां आप जिस पद पे बैठे निश्चित तौर पर उसकी एक जिम्मेदारी भी, लेकिन बाद में कह रहा हूँ, क्या एक चेहरे पे चुनाव लड़ा जा सकता है? वही एक फार्मूला है या फिर वही छत्रपों को अलग अलग करना, फिर एक साथ बैठाना, तुम महाकौशल देखो, तुम बिंद देखो, तुम बुंदेलखंड देखो? वो संभव भी नहीं है और उस तरह से व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। जिसका जो प्रभाव है वो अपने स्तर पर है
लेकिन सामूहिक रूप से प्रयास होना चाहिए। माने फार्मूला वही फिर सामूहिक होगा। नहीं, फॉर्मूला मतलब ये नहीं कि कांग्रेस में क्या चेहरा प्रोजेक्ट सीधे तौर पे कर देना चाहिए, ये वक्त आ गया है? जो भी फैसला हो उसके बाद सब एक साथ। देखिए, प्रोजेक्शन से चेहरा नहीं आता जी। व्यवस्था सुधारने में कोई चेहरा आ जाए तो अपने आप प्रोजेक्ट होता है। अजय जी, लगता है आपको एक्सेप्टेंस से चेहरा आता है, आप प्रस्तुत करें और वो स्वीकारता लोगों के बीच में अपने आप हो हो। जाए। और दूसरा, आपकी रणनीति भी होना चाहिए। सिर्फ अकेला एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। चेहरा प्रस्तुत होता है लेकिन आपकी व्यवस्था उसको संचालित करती है। सर लेकिन सवाल वही खड़ा होता है सर, आप लोग प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, सड़क पर नजर आते हैं, सदन में लड़ते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, उपचुनाव में नजर आते हैं। जिन दो चेहरों की बात हो रही है, चाहे वो कमलनाथ हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इस जोड़ी की बात हो रही है कि इनका साथ कितना पसंद है। ये तो एक दिन आते हैं और रात रुकते भी नहीं है और फिर हवाई जहाज में बैठे और दिल्ली चले जाते हैं। जनता के बीच तो जाते ही नहीं है ना। और आप वही बात कह रहे हैं कि आपको परसेप्शन बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में नहीं जाते, अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित है सर। हाँ, अपने क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन व्यवस्था सुधारनी है तो क्षेत्र से सीमित से बाहर भी निकलना पड़ेगा यदि एक्सेप्टेंस चाहते हैं। तो ये बात तो सर आप पार्टी फोरम पर तो इन दोनों से कह ही सकते हैं। पार्टी फोरम में बहुत वरिष्ठ लोग बहुत सारी बातें करते हैं और पार्टी फोरम की चर्चा वैसे तो नहीं होती है। अच्छा, इन तीन नेताओं में से सर आपसे भी कमेंट चाहूँगा, इनका क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो सिंधिया हो, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह? इनका किस तरह से एक बेहतर इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती है? देखिए, मैं उस जगह पर नहीं हूँ कि किस चेहरे का किस तरह से उपयोग हो। ये तो हमारे वरिष्ठ नेता लोग ही तय करेंगे किसका चेहरा कहाँ पर उपयोग हो। आप मुख्य धारा में लौटे हैं सर, आपको भी कोई ना कोई एक संकेत तो मिला होगा, समय पर मिला या समय से पहले मिला, और ये भी संकेत होंगे कि इस फार्मूले में कौन कब कहाँ फिट होगा, वो स्क्रिप्ट कब किस तरह से आगे आएगी। नहीं, ये जो आपकी सिर्फ सोच है, ये आपकी सोच हो सकती है। न कोई स्क्रिप्ट है हमारे पास, न कुछ बताया गया, न कोई संकेत दिया गया। सर आपको क्या लगता है अजय सिंह को क्या सोच करके नेता प्रतिपक्ष दोबारा जिम्मेदारी दी, और जिन अरुण यादव की अटकलें थी कि वो भूमिका उनकी बदल सकती है, वो अभी वही है? देखिए, अरुण यादव लो प्रोफाइल लेता है, उसके कहने में मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं थी। अजय सिंह जी के साथ एक बड़ी लिगेसी है और ख़ासतौर से जब मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो अपनी छाप, अपने पद चिन्ह उन्होंने राजनीति में मध्य प्रदेश की छोड़े हैं। तो अगर एक बेहतर कॉम्बिनेशन के तौर पर उपयोग होता है तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में आप एक बढ़िया वातावरण आप तैयार कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक दूसरे राजनेताओं की बात है तो राकेश जी, मुझे लगता है हर व्यक्ति की अपनी योग्यता है। कांग्रेस के बारे में अक्सर मेरा एक वक्तव्य होता है कि कांग्रेस गुटों में बटी एक ऐसी पार्टी है जिसके पावर हाउस अगर एक सिंक्रोनाइज होकर चले तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी कमजोरी है उसको ताकत बनाना होगा। लेकिन अगर वो उनको गलत तरीके से जोड़ दिया जाए तो आपस में सारे पावर हाउसेस को ब्लास्ट एक दूसरे को कर देते हैं। मुझे लगता है पिछले चुनाव में कांग्रेस के पावर हाउसेस ने एक दूसरे को ब्लास्ट किया है बनस्पति एक साथ सिंक्रोनाइज होने के। अगर कांग्रेस सिंक्रोनाइज हो जाए तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बेहतर विकल्प कभी भी उपस्थित। सर गलतियों से सीख लेते हैं, हो सकता है कि 3 चुनाव हो गए, कमजोर कड़ियां कांग्रेस की क्या हैं जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, वो भी समय रहते? कुछ बातें तो अभी आपके सामने हो गई। एक तो जो वरिष्ठ नेता हैं उनका ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में हो। दूसरा, जो संगठन में कुछ जिलों में यदि कमज़ोर है तो वो संगठन को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में संवाद हो जनता के बीच में। अजय सिंह जी, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। अगर आप याद करिएगा जब दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे और पटवा जी की सरकार के बाद उन्होंने जिस तरह से पूरा प्रदेश व्यापी दौरा किया था, एक टाटा स्टेट गाड़ी हुआ करती थी, उसमें रजाई गद्दा भी हुआ करता था। एक्चुअली सतत संपर्क मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। अगर सहज और सतत संपर्क हो तो आप अपनी उपस्थिति को बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो 93 में उनने किया, 2003 में हुआ भारतीय, बिल्कुल, और अब समय आ गया है फिर हम लोगों को करने का। वो समय कब आएगा सर? आ गया। तो आपका रथ कब निकलेगा? मेरा रथ सदन समाप्त हो चुका। यात्राएं पहले भी की हैं लेकिन आधी अधूरी छोड़ के आप वापस लौटे भोपाल, क्योंकि लगातार आप यात्राएं करते रहे हैं। आधी अधूरी मुझे मजबूरन लौटना पड़ा, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन सदन समाप्त हो गया, उपचुनाव आ गया। उपचुनाव समाप्त हो जाए, मैं अपनी यात्रा शुरू, चाहे उसको यात्रा का नाम न दिया जाए, यात्रा रहेगी निरंतर। तो जैसे नर्मदा यात्रा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इसी को मुद्दा बना करके निकल सकते हैं या वो मुद्दे क्या होंगे? अब ये
अभी से बताना ठीक नहीं है कौन से मुद्दों पर हम लोग यात्रा करेंगे। सर, एक और बयान आया है, शिवराज सिंह चौहान ने जाकर के अटेर में बोला है सिंधिया घराने पर हमला किया है, अंग्रेजों का जिक्र करके, रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करके। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है सर? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार पर वो हमला कर रहे हैं, वो भी तब जब इस परिवार के कई लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बड़े अहम रोल अदा किए हैं। मेरे ख्याल से बिना सोचे उन्होंने ये बयान दे दिया है। कितनी दूर तलक जाएगी वो बात, वो नहीं समझ पाए। अजय जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूँगा। एक जमाने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रभात झा ने भी लगभग इसी किस्म का एक उदाहरण दिया था शिवपुरी के एक संदर्भ जमीन में। का मामला था। हाँ, तो मुझे लगता है वो कहा था कि कब्जा कर लिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थिंक टैंक में सिंधियाओं के लिए कोई स्पेस बहुत कम है। कहीं ऐसा तो नहीं है सर? यदि सिंधिया जी के थिंक टैंक में नहीं है जगह उनके, हो सकता है आप जो बात कह रहे हैं सही हो। प्रभात झा जी भी एक बात कही थी, लेकिन दूसरे संदर्भ में बात हुई। हाँ, संदर्भ अलग था, लेकिन एक उपचुनाव के सब जगह पर जहाँ पर सिंधिया जी को शायद पूरा दायित्व मिला है अटेर चुनाव के लिए, उसमें इस तरह की टिप्पणी करना कुछ बौखलाहट सा है मामला। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उसी तरह का राष्ट्रवाद के नाम पर अटेर में पोलराइज करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो पूरा इलाका फौजियों का इलाका है, उर्वरा भूमि है, आक्रामक लोगों की स्थिति है। तो मुझे लगता है कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ने के उसी फार्मूले की एक अनुकृति तो नहीं है। कहीं ना कहीं सैनिकों की चर्चा की है, लेकिन सैनिक स्कूल की चर्चा की, कर्नल बने, ये वो सब बात की, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है। भिंड में अक्खड़पन है, राष्ट्रवाद की बात हो सकती है, सही है, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ जातवाद भी है। उससे ध्यान हटाने की कोशिश है। उससे ध्यान हटाने की बात हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला सक्सेस नहीं होगा। वही तो मैंने आपसे कहा कि कहीं सर, पोलराइज ये भी तो हो सकता है कि पिछली बार सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर सीएम इन वेटिंग के तौर पर सिंधिया आते हैं तो अटेर में ही इनको सीमित करके जो जिस तरह से चुनाव के परिणाम प्रभावित हों, तो आगे का जो मिशन 2018 है वो आसान हो जाएगी राय। देखिए राकेश जी, वास्तव में अटेर के जो परिणाम है काफ़ी हद तक चीज़ों को साफ करेंगे, और भाजपा के भीतर भी, कांग्रेस के भीतर भी। तो मुझे लगता है तब तक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सही है कि सीएम इन वेटिंग कांग्रेस में पर्याप्त संख्या में काफ़ी लोग मौजूद हैं, लेकिन राजनीति है, कल क्या हो कोई नहीं जानता। सर, साख जुड़ रही है शिवराज की, तो दोनों सीटों पे जुड़ी है, हर चुनाव में वो जोड़ भी लेते हैं। सिंधिया की अटेर में तो कमलनाथ के साथ आपकी भी साख बांधवगढ़ में जुड़ी हुई है। नहीं, बांधवगढ़ हमारे संभाग के में है, वो अभी भारतीय जनता पार्टी की सीट है, 5-6 बार से लगातार जीत रहे हैं, तो संभावना उनकी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई साथ आपकी ना सही, लेकिन कमलनाथ की साथ तो जुड़ रही है सर, बड़े दिग्गज है। कमलनाथ पहले भी शहडोल में उन्होंने डेरा डाला था, कमलनाथ जी तो अभी तक आए नहीं, अब पहुंच रहे हैं। एक दिन की एक सभा है, उनकी कोई साख उसमें नहीं है। साख यदि है किसी की तो उस संभाग के लोगों की है, उस क्षेत्र के लोगों की है, कांग्रेस पार्टी। सर, शहडोल चुनाव क्या जीतते जीतते कांग्रेस रह गई? कुछ बात सही है, आखिरी में कुछ व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हुई, जो भी हुआ, संभावना पहले जीतने की थी और चर्चा भी थी कि जीत सकते हैं, लेकिन ऐन मौके में जो व्यवस्था और बनाई गई उसमें कांग्रेस को कम वोटों से हार हुई। मोहन प्रकाश लगातार इस मध्य प्रदेश पे है, प्रदेश प्रभारी की भूमिका में है। क्या अब समय आ गया है कि ऊपर से नीचे बदले जाए? देखिए राकेश जी, कई बार चीज़ें आपकी स्थिति में नहीं होती हैं। अक्सर दूसरे संदर्भ में कहा जाता है कि बॉस और बाप बदले नहीं जाते हैं, तो आपको कुलीग भी कई बार आप नहीं बदल सकते हैं। तो जैसे हैं उनके साथ आप बेहतर अगर सिंक्रोनाइज करके, फिर मैं आपसे कहता हूँ सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन रहे कौन बदले उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस एक दूसरे को समाप्त करने में खड़ी हो जाती है। अगर कांग्रेस वास्तव में वास्तविक अर्थों में एक जिस तरीके से वो चुनाव लड़ती रही अपने उद्भव से लेकर आज तक, उस तरीके से चुनाव लड़े अपने अपने इलाकों में एक लीडरशिप के साथ में, तो मुझे लगता है बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं। सर, क्या अगर अब इस बार कांग्रेस नहीं जीती
तीसरे विकल्प के तौर पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या दूसरे विकल्प हो, वो क्या उनके लिए गुंजाइश बनेगी? इस चुनाव में तो नहीं बनेगी। उपचुनाव जीते हारे बात अलग है। कम एरियाज में नहीं, मैं मिशन 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के सामने ही मुकाबला होगा। बीजेपी का मुकाबला है। बेहतर कौन सा? अंतिम सवाल है ये, कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया या अजय सिंह? मेरा चेहरा तो कोई है ही नहीं। इन दो चेहरों में कौन आपको लुभाता है? कांग्रेस हाईकमांड जिस चेहरे को भेज दे, हम उस चेहरे के साथ। युवा होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए या अनुभवी होना चाहिए? ये भी हमारा निर्णय नहीं हो सकता। सर, आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस के पास क्या फार्मूला है? समय बहुत तेजी से निकल देखिए, रहा है। कांग्रेस के सामने एक ही विकल्प बचा है कि जल्दी से जल्दी जिसको भी घोषित करना वो कर दे, क्योंकि राज्य जो है हमेशा सिंहासन से चलता है, बेंच पर बैठ के नहीं चलता है। दरअसल इन दोनों कांग्रेस बेंच पर बैठी हुई है, फर्श पर बैठी हुई है। लीडरशिप आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर लीडरशिप क्लियर है तो आपका मिशन भी क्लियर होता है, अन्यथा आप आगे नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात, ये नौजवानों का युग है। अगर कांग्रेस को नेता तय करना है तो किसी नौजवान में से तय करना पड़ेगा। इन नौजवानों में अगर राजनीति जिनको विरासत में मिली वो आगे आते हैं तो कोई दिक्कत कांग्रेस को? मैंने पहले कह दिया, किसी को मिले। अंतिम लक्ष्य जीत होता है, जीत कौन सकता है? माने राजनीति में ये परिवारवाद और जातिवाद का कोई महत्व नहीं। जिसके साथ सब मिल के काम करेंगे, जो पटेल जी ने पहले कहा कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए, वही चुनाव जिताएगा। माने राजनीति में चाहे युवा बना दे और सिंक्रोनाइज ना हो तो कोई मतलब नहीं। माने फिर वही बात सर, राजनीति में परिवारवाद या जो विरासत में राजनीति मिलती है, ये सब जुमले हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो योग होगा वही आगे बढ़ेगा, अपने दम पर हो चाहे पार्टी संगठन के दम पर हो। कोई टिप्पणी सर आपकी? निश्चित तौर पर परिवारवाद आपको एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी योग्यता के साथ जाना पड़ता है। कितने मुख्यमंत्रियों के पुत्र लगातार पराजित हुए हैं। तो परिवार आपकी गारंटी जीतने की नहीं होता, परिवार बाद आपकी गारंटी होता है आपके प्रवेश की। प्रवेश के बाद आपको खुद अपना सफर तय करना पड़ता है। तो फिर शिवराज के पुत्र अगर आज नहीं तो कल अगर राजनीति में आते हैं तो अजय सिंह को कोई ऐतराज नहीं, मैदान में ही मुकाबला होगा। जब वो लॉन्च करे हमें तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर हरदम वो सामंतवादी बात करते हैं, उसके मैं थोड़ा विरोध में हूँ। शिवराज के लिए कोई संदेश सर? IND24 पर 13 साल के बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे कर चुके हैं। जितने साल पूरे हो गए उसकी बधाई दे सकता हूँ, आगे की कुछ नहीं कह सकता। एक बार आपने कहा था सर, जब नेता प्रतिपक्ष थे सदन से निकलने के बाद, कि अगली बार जब मिलेंगे तो चेहरे पर हंसी नजर नहीं आएगी। समय तेजी से गुजरा है, आप फिर उसी कुर्सी पर पहुंचे। अब फिर मैं पूछ रहा हूं कि शिवराज और उनकी सरकार के लिए अजय सिंह का संदेश? नहीं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहतर काम करे। जिस तरह से काम चल रहा है वो उचित नहीं है। सवाल दर सवाल में राजनीति में परिवारवाद या फिर बयानों, निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष की जो दूसरी पारी अजय सिंह खेल रहे हैं वो गंभीर है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो। उन्होंने कांग्रेस के साथ या दिग्गज नेताओं के साथ खुद को एडजस्ट करने की बात कही है, लेकिन लगता है कि सही फोरम पर वो अपनी बात जरूर कहेंगे, जिससे इस कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कायाकल्प हो सके। IND24 के लिए सवाल दर सवाल में राकेश अग्निहोत्री, भोपाल।